चलिए दोस्तों, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो आपको दिया जा रहा है वो पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि इसके पहले आपको फर्स्ट वीडियो दिया गया था। फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत पर्यावरण क्या होता है, कितने उसके प्रकार होते हैं, कौन कौन से उसके घटक होते हैं और मानव पर्यावरण का क्या संबंध है, और पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से उपागम या थ्योरीज थी, या इसके अलावा मानव पर पर्यावरण ने क्या प्रभाव डाला, या उसी का उल्टा कर दीजिएगा कि मानव पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ा, फिर मानव ने पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव डाला। ये सब बातें आपसे पिछले वीडियो में आपसे वार्तालाप हुई थी। इसी क्रम में जो आया था कि जो सतत विकास की जो संकल्पना थी वो नवनियतवाद जो उपागम था उससे प्रभावित संकल्पना थी। उसी क्रम में आपसे सतत विकास के बारे में कल बात हुई थी कि इसकी अवधारणा क्या है। तो विश्व संरक्षण जो रणनीति की जो रिपोर्ट आई थी उसमें सतत विकास की संकल्पना की गई थी। फिर एक ब्रटलैंड एक रिपोर्ट आई थी जिसमें WCED ने उसकी व्याख्या की थी, और ये नवनियतवाद से प्रभावित संकल्पना है। उसके बाद क्या क्या रणनीति अपनाई गई थी, तो रणनीति में जो मुख्य आया था कि जो विश्व के जो संसाधन हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए, और एजेंडा 21 के बारे में आपसे वार्तालाप कल हुई होगी। तो एजेंडा 21 का जो यानी प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरो नामक एक शहर है ब्राज़ील का, वहाँ हुआ था। तो वहाँ एजेंडा 21 को लिया गया था, यानी कि विश्व की 21 समस्याओं को लिया गया था कि इनका बाद में हमें निराकरण करना है। और उसी क्रम में जो कल तक का जो वीडियो था उसमें आपसे वार्तालाप हुई थी कि यानी कि अवधारणा क्या है, अवधारणा के बारे में आपसे वार्तालाप हो गई थी। ठीक, रणनीति क्या है, रणनीति के बारे में आपसे वार्तालाप हो गई थी। और लास्ट में जो छूट गया था वो लक्ष्य या उद्देश्य क्या हैं। तो सतत विकास के क्या क्या उद्देश्य हैं ये आपसे कल भी वार्तालाप हुई थी कि ये पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको लिखवाना है। तो सतत विकास के क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, ये आपको नोट कराना था। इसी क्रम में आगे जो इसी वीडियो में जो आपसे वार्तालाप होगी कि जैवमंडल क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, और बायोस्फीयर के बाद वायुंश, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वायुंश क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि UPSC में और PCS में वायुंश से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से वायुंश हैं, कौन सी वनस्पति है, कौन से जंतु हैं। तो विश्व स्तर पर जो प्रादेशिक वितरण होगा या वायुंश जो जो भी पाए जाएंगे उनके बारे में आज इस वीडियो में वार्तालाप होगी। लेकिन उससे पहले जो कल के वीडियो में जो लक्ष्य छूट गए थे वो आपको नोट करना है। तो नोट आप लोग कर लीजिएगा कौन कौन से लक्ष्य हैं, क्या क्या हैं। तो पॉइंट बना करके लक्ष्य के रूप में लिख लीजिएगा। तो लक्ष्य जो पहला लक्ष्य है ऐसे पॉइंट बना करके आप लोग नोट कर लीजिएगा लक्ष्य को। तो पहला लक्ष्य लिखिएगा, गरीबी के सभी रूपों को विश्व से समाप्त करना, यानी कि गरीबी को हटाना इसका लक्ष्य है। गरीबी हटाना, सभी प्रकार की जैसी भी गरीबी हो इसका लक्ष्य है। नंबर 1 पॉइंट हो गया है। नंबर 2 पॉइंट लिखिएगा, भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण के साथ सतत कृषि का विकास करना है।
यानी कि हमें भूखमरी, ठीक है, पोषण या जो सतत कृषि है उसका विकास करना है। नंबर 2 पॉइंट हो गया है। नंबर 3 में लिखिएगा सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना है, ठीक। तो जो तीसरा पॉइंट वो बात करता है स्वास्थ्य की सभी वर्ग के आयु के लोगों में। 3 पॉइंट हो गए हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ, सुरक्षित करने के साथ साथ सभी को सीखने का अवसर प्राप्त करना। तो जो चौथा पॉइंट है वो शिक्षा से संबंधित है। 4 पॉइंट हो गए हैं। 5वां पॉइंट लिखिएगा लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना है, यानी कि सशक्तिकरण है। तो जो 5वां है वो लिंग समानता की बात करता है, लिंग समानता की बात और सशक्तिकरण की बात करता है। ये 5वां पॉइंट है। 6वां पॉइंट सभी के लिए स्वच्छता एवं जल के प्रबंधन को, स्वच्छ जल के प्रबंधन को सुनिश्चित करना है, यानी कि स्वच्छ जल। ये जो 6वां पॉइंट है वो स्वच्छ जल की बात करता है। नंबर जो 7 है, नंबर 7 पर लिखिएगा नंबर 7 सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करना है। 7वां पॉइंट कर रहा है ऊर्जा की बात कर रहा है, ये ऊर्जा से संबंधित हो गया है। अब जो 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट नोट करिएगा सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास उत्पादन एवं रोजगार के अवसर को सुनिश्चित करना है। तो जो 8वां पॉइंट बात करता है आर्थिक विकास की बात करता है, अब जो 9वां पॉइंट आएगा, 9वां पॉइंट में लिखिएगा अगला जो पॉइंट है 9वां पॉइंट है लचीले
बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। यानी कि जो नौवां पॉइंट बात करता है वो समावेशी विकास या समावेशी विकास की बात करता है। ठीक, ये समावेशी विकास की बात करता है। 10वां पॉइंट लिखिएगा, सतत विकास से संबंधित 10वां पॉइंट, देशों के मध्य और देशों के अंदर असमानता को कम करना। 10वां पॉइंट करता है असमानता कम करना। ये 10वां पॉइंट असमानता की बात करता है, चाहे वो एक देश या दूसरे देशों में हो या फिर राज्य स्तरीय पर हो या जो क्षेत्रीय स्तर पर हो, उसको असमानता को दूर करना है। 11वां पॉइंट लिखिएगा, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर एवं मानव बस्तियों का निर्माण करना है। तो जो 11वां पॉइंट बात करता है वो निवास की बात करता है। इनकी सभी को निवास उपलब्ध हो, रहने के लिए निवास उपलब्ध हो, वो भी लचीला, टिकाऊ और मानव बस्तियों का निर्माण करना है। अगला जो पॉइंट है वो 12वां पॉइंट है। 12वां पॉइंट में लिखिएगा, स्थायी खपत एवं ऊर्जा पैटर्न को सुनिश्चित करना है। तो 12वां बात करता है ऊर्जा पैटर्न की बात करता है। 12वां पॉइंट कि सभी के लिए ऊर्जा की प्राप्ति हो। अगला जो 13वां पॉइंट है, 13वां पॉइंट में लिखिएगा, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, सागरों एवं समुद्री संसाधनों का संरक्षण एवं उपयोग करना। तो 13वां पॉइंट करता है समुद्री संसाधन। ठीक है, समुद्री संसाधन का संरक्षण भी करना है और इसका उपयोग भी करना है। अब जो 14वां पॉइंट है वो जो बात करता है वो पॉइंट लिखिएगा, 14वां पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल
कार्रवाई करना, तत्काल कार्रवाई करना, यानी कि जो 14वां पॉइंट है वो आपदा प्रबंधन से संबंधित है, आपदा प्रबंधन से संबंधित है। अगला जो पॉइंट लिखिएगा वो 15वां पॉइंट है, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना, जो 15 पॉइंट है वो जैव विविधता से संबंधित है, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण करना है। ये 15वां पॉइंट हो गया है। अब जो अगला जो 16वां पॉइंट है, 16वां पॉइंट को लिखिए 16 पॉइंट, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी जवाबदेही, जिससे न्याय सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो 16वां पॉइंट न्याय की बात करता है, ठीक है। और जो लास्ट का पॉइंट है वो 17 जो पॉइंट है, 17वां जो पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है, सतत विकास से संबंधित लक्ष्यों के अंतर्गत। ये जो लक्ष्य के अंतर्गत लास्ट सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को सुनिश्चित करना है। इनकी 17वां पॉइंट है वैश्विक भागीदारी से संबंधित है। ठीक है, विश्व स्तर की भागीदारी होनी चाहिए। तो ये जो सतत विकास से संबंधित जो अवधारणा कल आपको बताया गया था, रणनीति में संरक्षण कैसे किया जाए वो हमें मुद्दे तय करना है। और जो एक शब्द आया था एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 जो आया था वो इसकी बात करता है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट जो सतत विकास में था, सतत विकास के अंतर्गत जो तीसरा पॉइंट जो था वो लक्ष्य उद्देश्य थे सतत विकास के क्या क्या विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या जो स्टेट स्तर पर या जो स्थानीय स्तर पर क्या क्या मुद्दे सुनिश्चित किए जाएं, ये उद्देश्य थे। सतत विकास के लक्ष्य उद्देश्य थे, जिसमें आपको गरीबी 17 पॉइंट आपको दिखाए गए हैं। यह 17 पॉइंट के बारे में आपसे वार्तालाप की है। गरीबी हटाना, दूसरा पॉइंट है भूखमरी, पोषण
या सतत कृषि को बढ़ावा देना और सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं देना, स्वास्थ्य पोषण देना, सुविधाएं देना, सभी को शिक्षा देना, लेकिन वो भी इनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, लिंग समानता देना या महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, ऊर्जा के संसाधनों को सुनिश्चित करना ताकि सभी के लिए ऊर्जा की प्राप्ति हो सके, आर्थिक विकास करना जिससे गरीबी और अमीरी का जो गैप है वो यानी कि समानता लाई जा सके। उसके बाद समावेशी विकास करना, यानी कि सभी वर्गों के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, असमानता को कम करना मतलब गरीबी अमीरी को दूर करना, सभी के लिए निवास सुनिश्चित हो या उपलब्ध हो ऐसा प्रयास करना, ऊर्जा के पैटर्न, विभिन्न प्रकार के जो पैटर्न हैं वो तय करना, समुद्री संसाधनों का कैसे उपयोग किया जाए, कैसे उनका संरक्षण किया जाए, ये बात करता है। आपदा प्रबंधन को जो नई नई टेक्निक्स हैं उनको कैसे कम किया जाए तो इसको बढ़ावा देना, जैव विविधता का संरक्षण करना और न्याय को सुसंगत करना और लास्ट में है वैश्विक भागीदारी को बढ़ाना। ये जो 17 पॉइंट हैं ये सतत विकास से संबंधित पॉइंट हैं। तो ये जो पिछले वीडियो का जो छूट गया था वो पिछले वीडियो का जो आपको आज ये पूरा कर लिया है तो सतत विकास वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी क्रम में जो आज आगे जो पर्यावरण से एक क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं तो आज जो बात करेंगे पर्यावरण के अंतर्गत वो जैव मंडल और वायु, जिसमें से वायु ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वायु वाला टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो जैव मंडल एवं वायु यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो जो पर्यावरण के अंतर्गत है वो जैव मंडल प्लस वायु, और ये वायु वाला टॉपिक है यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वायु। तो पर्यावरण के अंतर्गत जो इसी क्रम में जो टॉपिक है वो है जैव मंडल एवं वायु। पर्यावरण के अंतर्गत ये है जैव मंडल एवं वायु वाला टॉपिक है। तो चूँकि जो वायु है, वायु बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण के लिए। पर्यावरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वायु ही है और इन वायु से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रतिवर्ष बनते ही हैं, चाहे वो PCS हो चाहे वो UPSC हो। तो जो वायु वाला टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जहाँ इम्पोर्टेंट हो वहाँ आप उसको नोट करते जाइएगा। वायु को हम आपको समझा रहे हैं और कुछ चीज़ें होंगी जो हम आपको लिखवा देंगे। तो जो वायु में है, जैसे मान लीजिएगा कि ये ग्लोब है, ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर का ये वातावरण है, ठीक है, ये आवरण है। तो ये जो वातावरण है, वातावरण का मतलब होगा जो आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से ढके हुए हैं, इस आवरण में या इस वातावरण में पाए जाने वाले जो जीवित प्राणी हैं या जो जीवधारी हैं, जिसके अंतर्गत वनस्पति या जीव जंतु आते हैं, तो ये वनस्पति और जीव जंतुओं के समूह को ही कहा जाता है जैव मंडल या इंग्लिश में इसे बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो ये बायोस्फीयर है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है, इस आवरण में पाए जाने वाले जो मुख्य रूप से वनस्पति और जीव जंतु हैं,
इनके समूह को या सामूहिक रूप से उसे जैवमंडल के नाम से उसे जाना जाता है। तो अब जैवमंडल का जो संबंध होगा, इसका जो संबंध होगा वो 3 क्षेत्रों में ही होगा। यह मंडल जो होगा जैवमंडल, यानी कि बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जो होगा स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल। अब इन 3 मंडलों में निवास करने वाले जीवधारी, निवास करने वाले जीवधारी या जीवधारी समूह को ही बायोस्फीयर कहा जाता है। अब ये जो बायोस्फीयर बनेगा वो पूरे ग्लोब का, यानी कि भूमंडलीय बायोस्फीयर बन जाएगा। भूमंडलीय, ये भूमंडलीय बायोस्फीयर, इसको नाम दिया जाएगा। तीनों को यदि आपस में मिला देते हैं, लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर का हो गया है, ये हाइड्रोस्फीयर हो गया है और ये एटमॉस्फेयर का हो गया है। यहाँ निवास करने वाले जितने भी जीवधारी होंगे उनके समूह को ही जैवमंडल या बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो जो ये जैवमंडल है, ये चूँकि बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, भूमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ग्लोब का बड़ा पारिस्थितिक मतलब पूरे ग्लोब का ये पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। तो जैवमंडल का मीन्स जल, स्थल, वायु में पाए जाने वाले जीवधारियों के समूह को और उनमें आपस में कैसा संबंध है, इसी समूह को जैवमंडल या बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब ये बायोस्फीयर जो क्षेत्र है, एक डेफिनेशन और इसकी समझ लीजिएगा। बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर कैसे हम इसे नाम देंगे, जैसे ये स्थलमंडल हो गया है, ये स्थलमंडल है, ठीक, इसी से जुड़ा होगा ये जलमंडल है और इसी से जुड़ा हुआ ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल है। अब तीनों मंडलों में जहाँ कॉमन होगा और जहाँ जीवधारियों का निवास होगा, तो ये वाला जो एरिया है ये कॉमन एरिया है और यहाँ निवास करने वाले जो जीवधारी होंगे, जो जीवधारी होंगे उन्हीं को सामूहिक रूप से कहा जाएगा जैव मंडल की से संज्ञा दी जाएगी, बायोस्फीयर इसे नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल में निवास करने वाले जो जीवधारी हैं इन्हीं के समूह को कहा जाता है जैव मंडल के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जो जैव मंडल है ये डेफिनेशन उपयुक्त है। तो समझ में आ गया होगा, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में निवास करने वाले जीवधारियों के समूह को ही बायोस्फीयर या जैवमंडल कहा जाता है, क्योंकि जैवमंडल एक बृहद क्षेत्र है। अब जो घटक हैं किसके, बायोस्फीयर या जैवमंडल के जो प्रमुख घटक हैं, जैवमंडल के जो मोस्टली घटक हैं वो घटक 2 ही प्रकार के हैं। या तो वो घटक होंगे अजैविक घटक, और जो दूसरा होगा वो होगा जैविक घटक। तो 2 ही घटक बायोस्फीयर के अंतर्गत 2 ही मोस्टली घटक आते हैं, जैविक, अजैविक। और यदि मोस्टली शामिल किया जाए तो उसमें ऊर्जा घटक भी शामिल हो जाएगा। तो ये ऊर्जा घटक भी हैं। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है वो 3 घटकों से ही होता है, जैविक, अजैविक और ऊर्जा घटक। तो जो जैविक घटक हैं और अजैविक घटक हैं, ये तीनों ऊर्जा, जैविक, अजैविक घटक आपस में संबंध बनाते हैं, आपस में अंतर संबंध बनाते हैं और अंतर संबंध बना करके
और ये प्रकाश संश्लेषण या जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है इसके द्वारा अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। तो ये भोजन तैयार करते हैं मतलब जो घटक होते हैं वो केवल एक घटक भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जब तीनों घटक आपस में मिलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो भी कच्चे पदार्थों का उपयोग किया जाता है वो अजैविक घटकों से ही प्राप्त होता है। तो ऊर्जा घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक, इनका विस्तार आगे आपको जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें विस्तृत रूप से किया जाएगा। जो ऊर्जा घटक है यानी कि सनरेज, जो सूर्य का प्रकाश है, ये मोस्टली जो ऊर्जा घटक होता है। तो जो ऊर्जा घटक हैं ये भूजैव रासायनिक चक्र, पहले तो कौन सी प्रक्रिया होगी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जियो बायो केमिकल जो साइकिल होता है इसके माध्यम से ये चक्रण होता है। भूजैव रासायनिक चक्र के माध्यम से जो आगे जाकर के जो इनके जो उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक ये सब आएंगे। तो इसी क्रम में जो जैवमंडल है उसमें जैविक, अजैविक और ऊर्जा घटक इसमें शामिल होते हैं। तो इसी क्रम में आगे जैवमंडल का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से आगे करना है। तो जैवमंडल का चलिए जैवमंडल को की चूँकि वर्गीकरण है कि जैवमंडल के घटक हैं, इनका विस्तार अभी आगे करेंगे। कौन कौन से मुख्य रूप से घटक हैं? घटक तो तीन ही हैं, इनका विस्तार क्या क्या होगा अब जान लेते हैं। मुख्य रूप से जो जैवमंडल है वो जैवमंडल के प्रकार या जैवमंडल मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाया जाएगा? तो जो जैवमंडल है मोस्टली ये दो क्षेत्रों में ही इसका वर्गीकरण किया जाता है। एक तो होता है पार्थिव जैवमंडल और दूसरा होता है जलीय जैवमंडल। पार्थिव मतलब जो स्थल मंडल का जैवमंडल है उसको पार्थिव या टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरा हाइड्रोस्फीयर वाला है जो जलीय जैवमंडल है। जलीय जैवमंडल के अलावा इसमें जो पार्थिव जैवमंडल है इसमें तीन क्षेत्र आते हैं। एक तो जो आएगा जो वनस्पति का समुदाय आएगा यानी कि पादप तंत्र आ जाएगा, पादप तंत्र इसमें शामिल होगा। दूसरा होगा जंतु समुदाय या जंतु तंत्र। और जो तीसरा इसके अंतर्गत आता है वो मृदा जैवमंडल। तो जो स्थलीय भाग का पारिस्थितिकी तंत्र है या जो स्थलीय भाग का जो जैवमंडल है, जैवमंडल के अंतर्गत पादप तंत्र शामिल होगा, जंतु तंत्र इसमें शामिल होगा या पादप समुदाय, जंतु समुदाय। और मृदा का जो तंत्र होगा वो पार्थिव या टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर के अंतर्गत आता है। तो ये टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर है और ये हाइड्रोस्फीयर बायोस्फीयर, इसके अंतर्गत ये तीन आते हैं। अब जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें दो तो कॉमन होंगे यानी कि पादप समुदाय या वनस्पति समुदाय, दूसरा है जंतु समुदाय और जो तीसरा इसमें जो शामिल होता है वो पोषक तंत्र को इसमें शामिल कर देते हैं। पोषक समुदाय को उसमें पोषक तंत्र को शामिल कर दिया जाता है। ये पोषक तंत्र या समुदाय। तो जो जैवमंडल होता है वो दो ही क्षेत्रों में मोस्टली पाया जाता है। या जो इसके जो प्रकार हैं वो पार्थिव तंत्र है और दूसरा है वो जलीय तंत्र है। और इसके ये टाइप्स हो जाएंगे, इसके अंतर्गत ये आते हैं। अब जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर में जैसे अभी हमने वार्तालाप की थी कि बायोस्फीयर के कौन कौन से घटक हैं, इन घटकों की वार्तालाप अभी शॉर्ट में हुई थी। अब इनकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। तो जो घटक तीन ही होंगे जैवमंडल के। यहाँ पर जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा घटक शामिल है
ऊर्जा की प्राकृतिक रूप से प्राप्ति सूर्य से होती है तो मोस्टली दो ही घटक बचते हैं। एक घटक जैविक और दूसरा अजैविक घटक इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो वायु स्फीयर एक तंत्र बन जाता है। तो जो मोस्टली जैव मंडल के जो घटक हैं, घटक दो ही होंगे। एक घटक तो होता है अजैविक एबायोटिक, घटक एबायोटिक, और दूसरा जो होता है जैविक घटक। दो ही प्रकार का मोस्टली होगा, क्योंकि ऊर्जा घटक को हमने सूर्य से जोड़ दिया है तो इसकी हमें विस्तृत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है कि प्राकृतिक रूप से किसी भी बायोस्फीयर को जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो सूर्य से होती है। अब मोस्टली हमें दो प्रकार के जो घटक हैं वो बायोटिक और एबायोटिक घटक हैं। तो अजैविक घटकों को भौतिक घटकों के नाम से भी जाना जाता है, जिनका विस्तार स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल वाले क्षेत्र में किया जाता है। तो ये भौतिक घटकों के अंतर्गत तीनों जो समुदाय हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इसको भौतिक घटक के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये जो अजैविक घटक हैं, चूँकि इतने सारे वीडियो आपको दिए गए हैं, उनमें कई बार ऐसी वार्तालाप आई होगी, तो आप उसमें ये नहीं समझना कि ये जैविक और अजैविक घटकों की बात करते रहते हैं। अभी आगे जा कर के जो इकोसिस्टम पढ़ेंगे, इकोलॉजी पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इनका विस्तार ज़्यादा होगा। तो अभी हम विस्तार इसका ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो अजैविक घटकों के अंतर्गत ये आते हैं। अब मोस्टली जो बचता है वो जैविक घटक, मोस्टली बायोटिक या जैविक घटक। तो जैविक घटक के अंतर्गत पादप समुदाय, जंतु समुदाय और जो सूक्ष्म समुदाय हैं, यदि इनका हम वर्गीकरण करें तो जैविक घटकों के अंतर्गत जो पादप समुदाय है, पादप समुदाय से लेकर के मतलब ये होगा कि सूक्ष्म वनस्पति, शैवाल से लेकर के जो बड़े वृक्ष हैं, बड़े वृक्ष या बड़ा पेड़, सिकोया तक की हम यहाँ पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो जंतु समुदाय है, इस जंतु समुदाय में जो वार्तालाप हो गई वो सूक्ष्म जीव से लेकर के जो बड़े जीव हैं, चाहे वो शार्क मछली हो, ठीक है, चाहे वो व्हेल मछली हो, ठीक है, यहाँ तक इनकी वार्तालाप की जाएगी। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो इनका एप्लीकेशन, इनसे प्रॉफिट भी है एंड लॉस भी है, वो वार्तालाप आगे आपसे होगी। जो सूक्ष्म जीव हैं ये काम करते हैं अपघटन का काम करते हैं, यानी कि ये अपघटक के रूप में है, अपघटक के रूप में, डिकम्पोजर्स के रूप में है। तो जो जैविक घटक हैं, जैविक घटकों की श्रेणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक पादप समुदाय है, किसी भी बायोस्फीयर में सूक्ष्म वनस्पति से लेकर के बड़े वृक्ष तक इसी जैविक समुदाय के अंतर्गत शामिल होंगे। सूक्ष्म जंतुओं से लेकर के, सूक्ष्म जीवों से लेकर के बड़े जीव, शार्क, व्हेल, जो भी मछलियाँ होंगी वो इसके अंतर्गत आएंगे। और जो सूक्ष्म जीव होंगे वो अपघटक का कार्य करते हैं। तो ये जैविक समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो जो दूसरा जो जैसे पादप समुदाय है, यदि हम इसकी व्याख्या करें कि जो पादप समुदाय है, ये पादप समुदाय के अंतर्गत जितने भी हरे पौधे,
हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इनको उत्पादक भी कहा जाता है, प्रोड्यूसर भी इन्हें कहा जाता है। तो किसी भी जैव मंडल में या जैव समुदाय में जो वनस्पति होती है वो हरे पौधे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं और उत्पादक के रूप में ये कार्य करते हैं। क्यों? ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा सन रेज की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल जो कि वनस्पति में होगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं, भोजन स्वयं बना लेते हैं और एक उत्पादक की श्रेणी में रखे जाते हैं। क्योंकि जो उत्पादन करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज लवण, इन सब का ही उत्पादन करते हैं। इसकी व्याख्या आगे जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें इसकी विस्तृत व्याख्या आपसे की जाएगी। तो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, स्वपोषी हैं, उत्पादक की श्रेणी में इनको रखा जाता है। तो जो पादप समुदाय होता है वो उत्पादक की श्रेणी में इनको रखा जाता है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। तो जितने भी हरे पौधे हैं, घास होगा, वृक्ष होगा या जो घास समुदाय, वन समुदाय, तो जो भी जिसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है वो अपना भोजन स्वयं, लेकिन किसकी सहायता से बनाएंगे? ये अजैविक घटकों की सहायता से भोजन, अजैविक घटकों की सहायता से, अजैविक घटक की सहायता से अपना भोजन बना पाएंगे। बगैर अजैविक घटकों की सहायता से भोजन का निर्माण या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो ये जो पादप समुदाय है ये उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। अब जो जंतु समुदाय है, ठीक है, जंतु समुदाय के अंतर्गत जो आते हैं वो मोस्टली उपभोक्ता आते हैं, जिसके अंतर्गत प्रथम या इनको शाकाहारी के नाम से जाना जाता है, मांसाहारी या सर्वाहारी इनके अंतर्गत रखे जाते हैं। और एट लास्ट में जो आएंगे वो सूक्ष्म जीव अपघटन कर्ता के रूप में आएंगे, तो वो अपघटक के रूप में होंगे। तो जो सूक्ष्म जीव हैं इसके अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक या सर्वाहारी ये श्रेणी ये उपभोक्ता स्तर की बन जाती है। इसकी वार्तालाप भी आगे आपको इकोसिस्टम से संबंधित जो टॉपिक है उसमें की जाएगी, विस्तृत व्याख्या इसमें की जाएगी। इसके अलावा जो इनकी जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता के अंतर्गत जो अन्य जीव होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं ये तो शाकाहारी, मांसाहारी या प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या अपघटक के रूप में है। यही जो उपभोक्ता होते हैं वो दूसरे रूप में भी होते हैं, जैसे मृतोपजीवी, सहजीवी, जो होते हैं सहभोजी, मृतोपजीवी, सहजीवी और मृतोपजीवी या ये हो सकते हैं परजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में पैरासाइट्स। तो जो मृतोपजीवी होते हैं सैप्रोफाइट्स, ये सैप्रोफाइट्स हैं, ये सिम्बायोसिस वाले हैं, ठीक। और जो पैरासाइट्स होते हैं ये पैरासाइट्स हैं ये, तो ये उपभोक्ता की ही श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इनका दो प्रकार से वर्गीकरण होता है। एक तो भोजन मतलब भोजन कैसे इनका आहार ग्रहण किया जाता है, कौन किससे लेता है, इस आधार पर ये वर्गीकरण। तो जो बायोस्फीयर का जो वर्गीकरण है वो जैविक समुदाय के अंतर्गत इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो जो जैव मंडल है इसकी जो विस्तृत व्याख्या है
वो आपसे इस वीडियो के माध्यम से की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है वायु। ठीक है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वायुम। जलमंडल से आप वायुम की व्याख्या। अब यहाँ पर जो वायुम है वही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण के अंतर्गत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वायु। चलिए, क्या होता है वायु, पहले तो इसके बारे में। वायु पहले हम वायु को समझेंगे कि वायु है क्या, फिर इसके हम प्रकार जानेंगे किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा वायु है। और मोस्टली जो वायु होता है वो जीवधारियों का एक विशेष प्रकार का एक समूह होता है, उसे वायु कहा जाता है। तो वायु है क्या, पहले एक प्रकार का ये पारिस्थितिकी तंत्र होता है। वायु मीन्स यानी कि इकोसिस्टम। ये एक प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र होगा और पारिस्थितिकी तंत्र की विस्तृत व्याख्या नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष की जाएगी। तो अभी वायु से क्या क्या होते हैं, क्या हैं और ग्लोब पर कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, और ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वायु क्या है पहले इसे थोड़ा सा लिख लीजिएगा। किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सभी प्राणियों और वनस्पति को सामूहिक रूप से बायोम कहा जाता है। बायोम कहा जाता है। तो ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में सभी प्रकार की वनस्पति, सभी प्रकार के जीव जंतु और इनका जो समूह है, इसी समूह को कहा जाता है वायुम। इसी समूह को वायुम कहा जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसकी बन गई है, वायु की डेफिनेशन बन गई है। अब इसी क्रम में जो वायु होते हैं इसके जो हमें प्रकार जानना है, मोस्टली प्रकार। और ये जो वायु होते हैं इन पर चूँकि कारकों का प्रभाव पड़ता है। जो कारक कौन कौन से होंगे, कारक का प्रभाव पड़ेगा, जैसे वायु का प्रभाव पड़ेगा, ताप का प्रभाव पड़ेगा, दाब का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये जो क्लाइमेटोलॉजी है या जो जलवायु है, इस जलवायु का प्रभाव वायु पर पड़ेगा। जिस प्रकार की जलवायु होगी, वर्षा और शामिल कर लीजिएगा, वायु, ताप, दाब और वर्षा, ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और जिस प्रकार की जलवायु का विकास होगा उसी प्रकार के वहाँ पर वायुंश का निर्माण होगा या उसी प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति पाई जाएगी। तो जो मोस्टली जो वायुंश हैं, प्रकार हैं, इसमें 3 ही मोस्टली इसमें प्रकार आते हैं। इनकी व्याख्या भी विस्तृत रूप से की जाएगी। एक तो ग्लोब पर 3 ही वायुंश हैं। ठीक, एक तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये शीतोष्ण है, ये ध्रुवीय या जो टंड्रा प्रदेश है। ठीक है, ये है। तो ये जो
तीन प्रकार के मुख्यतः वायु से ग्लोब पर हैं। तो मतलब उष्णकटिबंधीय वायु, उष्णकटिबंधीय वायु, और जो दूसरा होगा वो शीतोष्ण या समशीतोष्ण, सम या शीतोष्ण कटिबंधीय वायु, और जो तीसरा होगा वो टंड्रा प्रकार का वायु या टंड्रा वायु। तो यदि हम पूरे ग्लोब का अध्ययन करें तो ग्लोब का अध्ययन करने से हमें तीन प्रकार के वायु की प्राप्ति हुई। ये तीन वायु के मुख्य तीन क्षेत्र हैं। तो ग्लोब पर देखें तो ये जहाँ उष्णकटिबंधीय वायु है यहाँ ताप वर्षा अधिक होती है, तो जो वायु बनेगा वो उष्णकटिबंधीय वायु। नॉर्थ की ओर जाएंगे तो दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण या समशीतोष्ण कटिबंधीय वायु या ध्रुवीय क्षेत्र का जो वायु होता है उसे हम टुंड्रा वायु के नाम से जानते हैं। अब ये जो वायु हैं इन वायुओं के अंतर्गत चूँकि जो मोस्टली हैं, यदि हम इनका वर्गीकरण करें तो उष्णकटिबंधीय वायुओं के अंतर्गत चूँकि तीन ही वायु आएंगे। अब इनकी व्याख्या आगे और होगी। तो एक तो होगा जो मरुस्थलीय वायु, इसका नाम कर दीजिएगा या वन वायु या उष्णकटिबंधीय वायु, ठीक है, ये वन वायु के अंतर्गत आएगा। दूसरा सवाना वायु, और जो तीसरा होगा वो मरुस्थलीय वायु होगा। तो उष्णकटिबंधीय जो वायु होते हैं इनकी व्याख्या आगे विस्तृत रूप से अभी जस्ट आ रही है। तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है इसमें वन वायु कौन कौन से वनस्पति पाई जाती है, विषुवत वनस्पति है, मानसूनी वनस्पति है, सवाना प्रकार के चूंकि घास के मैदान होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और तीसरा है मरुस्थलीय वायु। तो उष्णकटिबंधीय वायु के अंतर्गत वन वायु समझना है, घास के मैदान समझना है, और जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ पर मोस्टली झाड़ियाँ पाई जाती हैं इस वायु को हमें समझना है। और दूसरा जो है वो समशीतोष्ण कटिबंधीय वायु है। तो इसके अंतर्गत उत्तरी वन वायु इसके अंतर्गत आएगा, उत्तरी वन वायु। क्योंकि उत्तरी वन वायु का मीन्स होगा जो ये ग्लोब है, इस ग्लोब पर जो उत्तरी गोलार्ध है, ऐसे कर लेंगे, ये जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है। अब जो वन वगैरह पाए जाएंगे वो मोस्टली वनों का विस्तार जो होगा वो स्थलीय भाग पर होगा। तो जो स्थलीय भाग हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड की अधिकता होने के कारण इसे उत्तरी वन वायु के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तरी वन वायु। फिर उसके बाद रोम सागरीय वायु, रोम सागरीय वायु होगा। इसी के अंतर्गत इनकी जो मोस्टली वायु होगा पतझड़ या मानसूनी वायु, ठीक। गर्म जो शीतोष्ण होता है वो वायु, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य वायु है इसके अंतर्गत घास के मैदान या घास क्षेत्र, यहाँ भी घास के मैदान है, यहाँ भी या घास मैदान, ठीक है। ये जो प्रमुख वायु हैं ये सम या शीतोष्ण कटिबंधीय वायु के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में बचता है जो टुंड्रा वायु होता है, इसमें आर्कटिक और अल्पाइन, इसके अंतर्गत आर्कटिक या अल्पाइन वायु हैं। तो ये जो वायु हैं ये मोस्टली जो ग्लोब पर जो मोस्टली जो तीन वायु पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और टुंड्रा वायु के नाम से है। अब इनके अंतर्गत ये प्रमुख वायु हैं। लेकिन विश्व स्तर पर अध्ययन की दृष्टि से विश्व के वायु को 5
भागों में मोस्टली बांटा गया है। तो अब जो विश्व के ये सब इसी के अंतर्गत है, ये जो आगे वर्गीकरण आपको दे रहे हैं। तो अगले जो वायुंश होंगे वो चूंकि जो अभी नाम लिखे गए हैं वायुंश से ही सब आएंगे, लेकिन विस्तृत रूप में इसकी व्याख्या करनी है तो विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे हम वायुओं की। तो जो विश्व के 5 प्रमुख वायुओं, ठीक है, विश्व के 5 प्रमुख वायुओं, इनकी हमें व्याख्या करनी है। तो इसके पहले जो वर्गीकरण आया था उस वर्गीकरण में जितने भी वायुंश जो आपको दिखाए गए हैं वो सब इसी वर्गीकरण के अंतर्गत वायु आ जाएंगे। तो जो वायु हैं उनका एक वर्गीकरण देख लेते हैं, कौन कौन से विश्व के प्रमुख 5 वायु हैं, फिर इनकी एक एक करके व्याख्या की जाएगी। तो जो पहला वायु है बनीय वायु, इनकी बात का वायु, पहला बनीय वायु, और जो दूसरा होगा घास वायु, जो दूसरा होगा वो घास वायु, घास वायु, ठीक। जो तीसरा होगा जो टंड्रा वायु कर दीजिएगा, या पर मरुस्थलीय वायु कर दीजिएगा, मरुस्थलीय वायु। और मरुस्थलीय वायु के अलावा जो सागरीय वायु हैं, या पहले इसको टंड्रा वायु के बाद तीसरा के बाद चौथा टंड्रा वायु, और लास्ट का जो 5वां होगा वो सागरीय वायु। सागरीय वायु तो ग्लोब पर मोस्टली 5 वायु पाए जाते हैं। पहला बनीय वायु या वन वायु, दूसरा है घास वायु, तीसरा है क्योंकि जो आपको लिखाया गया है मरुस्थलीय वायु, चौथा टंड्रा वायु। ये वायु तो आपके यानी कि लिथोस्फीयर स्थल मंडल पर अवस्थित होंगी या स्थल मंडल पर इनका विस्तार होगा, जबकि जो सागरीय वायु है उनको प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर के अंतर्गत या इसके अंतर्गत आएंगे, क्योंकि सागरीय वायु में तो सागरीय वायु का विस्तार सर्वाधिक है, मतलब सबसे बड़ा यदि वायु कहें तो सागरीय वायु में। अब ये जो सागरीय वायु में है, सागरीय वायु के अंतर्गत पेलेजिक और बेंथम नाम के जो जीव आते हैं, मतलब 2 भागों में से बांट लिया था, आगे उसकी व्याख्या होगी। अब जो वन वायु हैं, वन वायु का आगे विस्तार होगा, ठीक है। पहला इसमें होगा जो वन वायु के अंतर्गत होगा वो इम्पोर्टेंट भी है, विषुवत रेखीय वायु, विषुवत रेखीय वायु है। इसी के अंतर्गत जो दूसरा है मानसूनी पर्णपाती वन है, मानसूनी या पर्णपाती वन है, ठीक। जो तीसरा जो होगा उसको रोम सागरीय वायु के नाम से जाना जाता है, सागरीय वायु। और जो वन वायु के अंतर्गत आ जाएगा वो टंड्रा वायु के अंतर्गत इसे बांट लिया जाएगा, ठीक है। यह टंड्रा वहाँ आ गया टैंगा वायु, ये वर्गीकरण है। तो जो स्थल खंड पर जो वायु वन वायु का विस्तार है उससे अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग सिस्टम में उसको बांट लेते हैं। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र का वायु,
मानसूनी या पर्णपाती वनों का वायु। अगला है भूमि सागरीय वनों का वायु। और जो चौथा है वो टैंगा टाइप की जो वनस्पति होती है वो वायु इसके अंतर्गत आएगा। तो इसका जो रसद व्याख्या है ये 5 प्रकार के वायु हो गए हैं। अब ये जो 5 वायु के जो 4 वायु हैं जो वन वायु के अंतर्गत आते हैं, इनका हम विस्तार आगे करना है। और मोस्टली जो जीव जंतु और पेड़ पौधे या क्लाइमेटिक जो कारक होते हैं वो मोस्टली हमें जानना है इनके अंतर्गत। तो चलिए इसी में विषुवत-रेखीय वायु। तो जो विश्व के 5 प्रमुख वायु हैं, इसमें जो वरीय वायु है इसके अंतर्गत विषुवत-रेखीय वायु, मानसूनी पर्णपाती वायु, भूमसागरीय और टैंगा। तो इसमें जितने प्रकार के वायु हैं जो वन वायु के अंतर्गत आते हैं, इन वायु में मोस्टली हमें एक तो मोस्टली जानना है जलवायु कारक, कौन कौन से जलवायु कारक हैं। और जो दूसरा है वो जानना है मोस्टली, और क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा बनते हैं, इन पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, वृक्ष और जंतु, ये 2 चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं। और बायोम्स के अंतर्गत जंतुओं के नाम और जो मोस्टली जो वृक्ष पाए जाते हैं या वनस्पति के रूप में कौन कौन प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो जो पहला वायु है वो विषुवत-रेखीय वायु के बारे में हम वार्तालाप करते हैं। तो जो 5 प्रमुख वायु आए हैं, इसमें पहला जो वायु है वो विषुवत-रेखीय वायु। इस वायु के बारे में आपसे पहले कई वीडियो में आपसे वार्तालाप हो चुकी है, ठीक है, और आपको क्लास में भी आपको कई बार चर्चा हुई होगी। तो जो पहला वायु है वो विषुवत-रेखीय वायु है। विषुवत-रेखीय वायु, चलिए इस वायु की चर्चा कर लेते हैं। तो जो विषुवत-रेखीय वायु है मतलब ग्लोब पर जहाँ जहाँ से होकर के विषुवत रेखा होकर के जा रही होगी, जैसे ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, ये विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है। अब इसके अंतर्गत यहाँ जो भी क्षेत्र आएंगे वो वायुस के अंतर्गत आ जाएंगे। अब जो भी क्षेत्र हैं, मोस्टली जो क्षेत्र हैं, जैसे आपसे वार्तालाप हुई थी कि अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र ब्राज़ील का है, अमेजन नदी बेसिन, ठीक है। उसके बाद आएंगे ये जो ब्राज़ील के अंतर्गत आता है, तो ब्राज़ील का एक प्रमुख क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र यदि आएंगे अफ्रीका महाद्वीप में, तो कांगो नदी का बेसिन क्षेत्र है, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और जो एशिया में आएगा वो मोस्टली जो इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आएगा। तो ये जो विश्व के 3 बड़े वायु हैं, अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र, कांगो नदी बेसिन क्षेत्र और एशिया महाद्वीप में जो इंडोनेशिया के जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, इस वायु के अंतर्गत मोस्टली आते हैं। तो ये 3 बृहद वायु हैं जो विषुवत-रेखीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो क्षेत्रफल वायु का हो गया है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी यानी कि ब्राज़ील, कांगो नदी बेसिन क्षेत्र जो अफ्रीका महाद्वीप में, मोस्टली इसके अंतर्गत जो कांगो जो देश है, जायरी जो देश है वो इसके अंतर्गत आता है। और एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया का मोस्टली क्षेत्र है। अब जलवायु कारक यदि यहाँ पर देखें तो जलवायु कारकों के अंतर्गत, ठीक है, ताप टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, वर्षा भी क्षेत्र में अधिक होती है। अब ये जो 2 कारक हैं, ये 2 कारक वनस्पति के विकास मतलब सघन सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। और विशेष रूप से जो वनस्पति पाई जाती है तो अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में इसको सेलवास
वन के नाम से जाना जाता है। इन्हें एक विशेष नाम और पहले कभी हमने आपको किसी वीडियो के माध्यम से दिया होगा, जिसमें ये जो वन है इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इन्हें जाना जाता है। विश्व का फेफड़ा इन वनों को, जो अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में पाए जाने वाले जो विषुवत रेखीय वन होते हैं, इन वनों को मोस्टली सहवास वन के नाम से जाना जाता है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में जलवायु कारक ताप वर्षभर अधिक रहता है। वर्षभर तापमान अधिक होने के कारण वर्षभर वर्षा होती है, जो सघन सदाबहार वनस्पति के विकास के लिए सहायक होती है। तो ये जो वनस्पति जो होती है वो सघन सदाबहार वनस्पति इस क्षेत्र में मोस्टली पाई जाती है। अब यहाँ पर यदि इनका करैक्टर देखें या इनकी विशेषताएं देखें, तो पूरे ग्लोब का जो ये विषुवत रेखीय वायु है, पूरे ग्लोब का 13% भूभाग पर इसका विस्तार है। इनकी ग्लोब पर देखें तो पूरे ग्लोब का 13% भूभाग पर विषुवत रेखीय वनों का विस्तार है और 40% जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं, 40% प्राथमिक जो उत्पाद होते हैं वो विषुवत रेखीय वनों से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो 40% जो प्राथमिक जो प्राइमरी प्रोडक्ट हैं वो हमें विषुवत रेखीय वनों से ही हमें प्राप्त होते हैं। और चूँकि क्या है, विशेष क्षेत्र है, सघन सदाबहार वनस्पति है, तो इस क्षेत्र में यानी कि बायोडायवर्सिटी जैव विविधता प्लस जैव भार विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है। तो जैव विविधता और जैव भार के बारे में वार्तालाप आपसे इससे पहले कभी वीडियो में हो चुकी होगी, तो उतना विस्तार हमें नहीं करना है। मतलब जिन चीज़ों के बारे में हम पहले जान चुके हैं उनका हम ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। तो जो विषुवत रेखीय वायु है, इसकी जैव विविधता और जैव भार विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है। अब मोस्टली जो हमने अभी आपसे कहा था कि इसमें जो मोस्टली जो इस वायु में जो जीव जंतु हैं या वनस्पति है वो मोस्टली हमें जानना है। तो वनस्पति के रूप में और जंतुओं के रूप में क्या क्या पाया जाता है वो हमें मोस्टली जानना है। तो जो विषुवत रेखीय वन या जो वनस्पति होती है उसमें पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों के नाम देखिएगा, एवोनी, महागोनी, रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, इनके अलावा सिनकोना, आबनूस, नारियल, आबनूस और नारियल, ठीक। और बांस भी करना हो तो मोस्टली बांस। तो इस जलवायु में या इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में या विषुवत रेखीय वायु में पाई जाने वाली जो मोस्टली वृक्षों की जो प्रजातियां हैं, उन वृक्षों की प्रजातियों में ये प्रमुख प्रजातियां जो होती हैं वो विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय वनों में पाई जाने वाली प्रमुख वृक्षों की ये प्रजातियां हैं, जिसमें लिस्ट हमने आपको बना दी है। एवोनी, महागोनी, रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, आबनूस, नारियल और बांस, ये प्रमुख वृक्षों की प्रजातियां हैं। अब जंतुओं की प्रजातियों में आएंगे तो जो गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन,
गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन, हाथी, तेंदुआ, सुअर, और ये अफ्रीकी हाथी होंगे, मोस्टली अफ्रीकी। तेंदुआ, सुअर, हमिंग बर्ड, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमिंग बर्ड, ये मोस्टली जो जंतुओं की प्रजातियां हैं जो शीतोष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती हैं, और जो मोस्टली होता है वो एनाकोंडा, जो सांप होता है, सर्प होता है, वो एनाकोंडा जो सांप होता है वो मोस्टली विषुवत-रेखीय वनों में पाए जाने वाला सर्प है, जिसकी अधिकता जो अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र है इसमें अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं। तो जो विषुवत-रेखीय बायोम है वो ग्लोब पर किन किन क्षेत्रों में फैला है, क्या जलवायु कारक हैं इसके लिए, कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं। तो ये विषुवत-रेखीय बायोम के बारे में आपसे वार्तालाप इस वीडियो से हुई है। अगला जो बायोम था वो मानसूनी और पतझड़ बायोम था। जो अगला वाला बायोम है वो मानसूनी या पतझड़ बायोम है। मानसूनी या पतझड़ बायोम, पहला बायोम हो गया है विषुवत-रेखीय बायोम। अब जो दूसरा बायोम है वो है मानसूनी वन या पतझड़ वन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इस वायुम, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से इस वायुम का महत्व ज़्यादा है, आर्थिक दृष्टि से अब दूसरा जो वायुम है वो पतझड़ या मानसूनी वायुम। मानसूनी या पतझड़ ये दूसरे प्रकार का वायु है। तो इसके जो क्षेत्र होंगे, मोस्टली जो क्षेत्र होते हैं भारत और उसके जो पड़ोसी देश होंगे, तो जो क्षेत्रफल ग्लोब पर इनका जो विस्तार होगा, तो जो क्षेत्र होंगे तो भारत प्लस पड़ोसी, भारत प्लस उसके जो पड़ोसी देश हैं इसमें होगा। जो पूर्वी ब्राज़ील है, पूर्वी ब्राज़ील का क्षेत्र इसमें शामिल है। इसके अलावा जो अफ्रीका महाद्वीप में कैलिफोर्निया या जो फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप पर भी इसका होगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। मैक्सिको का जो उत्तरी भाग है, मैक्सिको का जो उत्तरी भाग है उसमें भी है। दक्षिण अफ्रीका जो देश है इसमें भी है। कुछ भाग इसका केन्या में भी आता है, ठीक है, या तंजानिया, केन्या, मोजाम्बिक। तो विश्व स्तर पर जो मानसूनी वायुम है या पतझड़ वायुम है, इसका मोस्टली जो विस्तार है वो इन क्षेत्रों में है। अब जो ये जो वायुम है आर्थिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत और उसके पड़ोसी देशों में मोस्टली मानसूनी जलवायु पाई ही जाती है। तो कुछ क्षेत्र चीन का भी है, वियतनाम है कि दक्षिणी चीन में से जो वियतनाम देश है उसमें भी इसका विस्तार है। तो विश्व स्तर पर ये जो मानसूनी वायु हैं, अब ये जो वायु हैं इसमें जो वर्षा होती है औसतन 150 सेंटीमीटर होती है। तापमान जो होता है वो 18 डिग्री से अधिक होता है। ये दो जलवायु कारक जो हैं वो मानसूनी जलवायु से संबंधित हैं, या मानसूनी वायु से संबंधित है। आर्थिक दृष्टि से इसका महत्व, आर्थिक दृष्टि से महत्व इसका अधिक है, महत्व अधिक है, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले जो वृक्ष होते हैं वो मनुष्य या मानव के लिए लाभदायी होते हैं। तो इस कारण से, और फर्नीचर के लिए लकड़ी या फल फूल वगैरह इन वृक्षों से हमें प्राप्त होते हैं। तो इस बायोम का महत्व मानव के लिए
आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक है या अधिक है। अब ये जो मोस्टली जो वृक्ष पाए जाते हैं इस जलवायु में या इस वायु में, जो वृक्ष होंगे वो वृक्ष, और मोस्टली हमें जंतुओं के नाम जानना है या कौन कौन से जंतु पाए जाएंगे। तो वृक्षों में जैसे साल, शीशम, सागौन, ये फर्नीचर की दृष्टि से उपयोगी हैं। साल, शीशम, सागौन, आम, महुआ, नीम, बेल, नींबू, सेमल, ये उपयोगी वृक्ष हैं। और जो टेसू होता है वो टेसू, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी है। तो ये प्रमुख वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। साल, शीशम, सागौन यानी कि फर्नीचर की दृष्टि से आम, महुआ, नीम, बेल, नींबू, सेमल, टेसू, या और भी जो वृक्ष हैं जो मानव के लिए लकड़ी की दृष्टि से या फल फूल की दृष्टि से या जड़ी बूटी की दृष्टि से इनका महत्व अधिक है। मतलब कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिसका मानव के लिए उपयोग नहीं है। तो इनका आर्थिक महत्व, इन वृक्षों का आर्थिक महत्व मानव के लिए ज़्यादा है। अब मोस्टली जो जंतु हैं, जंतुओं के अंतर्गत हाथी से चीता, हिरण, ठीक है, ये मोस्टली हाथी, शेर, चीता, हिरण, नीलगाय, सांभर, इनके अलावा सरीसृप वर्ग के कुछ जंतु हैं। सरीसृप वर्ग के कुछ जंतु हैं, वर्ग के जंतु हैं, या जो मलेरिया फैलाने वाले जो परजीवी होते हैं वो मोस्टली इसी प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये जो मानसूनी या जो पतझड़ वन है इसमें पाए जाने वाली ये बायोम्स हैं, और बायोम्स के अंतर्गत ये वृक्ष और जीव जंतु हैं, इनका ये समूह है। अब इसके अलावा जो अगली जो बायोम्स हैं वो अगले बायोम्स के अंतर्गत जो आपको जानकारी देना है वो रोम सागरीय बायोम है। रोम सागरीय बायोम, तो जो रोम सागरीय बायोम है वो रोम सागरीय बायोम के अंतर्गत अगला जो बायोम है, ये दूसरा हो गया है, तीसरा। अगला जो है वो रोम सागरीय बायोम है। रोम सागरीय बायोम में मोस्टली हमें जो रोम सागरीय बायोम है रोम सागरीय बायोम के अंतर्गत जो मोस्टली हमें जानना है कि कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, और यहाँ झाड़ियों के रूप में भी कुछ वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो झाड़ियों का जो समूह होता है उन्हें विशेष नाम दिया जाता है। तो जो प्रमुख वृक्ष हैं इन वृक्षों के अंतर्गत रोम सागरीय बायोम्स के अंतर्गत ओक, वीच, पाइन, फर, ओक, बीच, पाइन, फर, ओक, बीच, पाइन, फर, मैपल, साइडर, चेस्टनट, बालनट,
ये इस जलवायु में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। रोम सागरीय में हुआ भूमध्य सागरीय वायुओं के अंतर्गत रोम सागरीय या इसको भूमध्य सागरीय भी नाम दे सकते हैं। भूमध्य सागरीय जो जलवायु है या जो वायु है रोम सागरीय, तो भूमध्य सागरीय वायु के अंतर्गत जो मोस्टली जो वृक्ष पाए जाते हैं ओक, बीच, पाइन, फर, मैपल, साइडर, चेस्टनट, बालनट, ठीक है, और करना हो तो माकी, ये भी एक प्रकार का वृक्ष है जो यहाँ मोस्टली पाया जाता है। अब यहाँ रोम सागरीय या भूमध्य सागरीय जलवायु में जो मोस्टली जंतु पाए जाते हैं वो जंतुओं के अंतर्गत कंगारू, बबून, कंगारू, बबून, दरियाई घोड़ा, तेंदुआ, दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा, एक बांटेक, बांटेक एक जीव का नाम है बांटेक। एक जीव है ड्यूकर, ड्यूकर और तेंदुआ। ड्यूकर और तेंदुआ ये इस जलवायु या इस वायु जो रोम सागरीय या भूमध्य सागरीय वायु है इसके अंतर्गत प्रमुख वृक्ष, प्रमुख जंतुओं में कंगारू जो मोस्टली उत्तरी जो ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पाया जाता है, बबून, दरियाई घोड़ा, बांटेक, ड्यूकर, तेंदुआ। अब ये दो नाम ऐसे आ रहे हैं बांटेक और ड्यूकर, ठीक है, जो हो सकता है कि आपने इन जंतुओं के नाम ना सुने हों कि बांटेक और ड्यूकर किस प्रकार का जंतु होता है। तो ये मोस्टली रोम सागरीय वायु में पाए जाते हैं। अब यहाँ जो मोस्टली जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं, झाड़ियों को विशेष नाम दिया गया है। तो जो जैसे चैपरल है, तो जो चैपरल वन पाए जाते हैं ये विशेष नाम दिया गया है चैपरल। चैपरल के अलावा अगला समूह है मार्कोविस, मार्कोविस, फेमस, ये झाड़ियों के समूह हैं। तो जो झाड़ियों के समूह इन्हें विशेष नाम दिया जाता है। तो जैसे जो चैपरल वन है, चैपरल वन को स्थानीय भाषा में जो यूएसए है या जो यूएसए का जो कैलिफोर्निया राज्य है, मतलब यूएसए में कैलिफोर्निया, पर्वत का नाम रॉकी ही होगा, रॉकी माउंटेन है, यूएसए है, यूएसए में कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया राज्य है, इस राज्य में जो रॉकी पर्वत पर जो पाए जाने वाले वन हैं उनको स्थानीय भाषा में चैपरल के नाम से जाना जाता है। जो मार्कोविस जो झाड़ियों के समूह को एक नाम दिया गया है वो मोस्टली यूरोप में है, ये यूरोप में है, मार्कोविस के नाम से जाना जाता है। और एक समूह है फंबस, जो फंबस जो समूह है वो मोस्टली जो दक्षिण अफ्रीका जो देश है, साउथ अफ्रीका में ये विशेष नाम दिए गए हैं झाड़ियों के समूह को। तो भूमध्य सागरीय जलवायु या भूमध्य सागरीय वायुओं के अंतर्गत झाड़ियों में चैपरल, मार्कोविस और फेमस कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये वृक्ष या झाड़ियों के समूह, उसको डायग्राम से आपको बता दिया गया है। तो ये जो दूसरे प्रकार के जो वनीय वायु था, तीसरे प्रकार का जो वन वायु था वो वन वायु रोम सागरीय हो गया है। अब इसके बाद जो वनीय वायु के अंतर्गत जो अगला वायु है वो शीतोष्ण कटिबंधीय
बायोम है या इसी को टैगा वन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो जो लास्ट का है वो वनीय बायोम के अंतर्गत, और देख लीजिएगा क्या है। वन बायोम के अंतर्गत एक टॉपिक बचता है जिसका नाम है टैगा, या इसी का नाम है शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम है। ठीक, बायोम है। अब ये टैगा या शीतोष्ण कटिबंधीय जो बायोम है, इस बायोम के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो जो सर्वाधिक विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, विस्तार देख लीजिएगा, विस्तार जो है वो उत्तरी गोलार्ध में इसका ज़्यादा है। तो विशेषता में देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार ज़्यादा है। और विस्तार में एक तो पूरा का पूरा एक साइबेरियन क्षेत्र है। ठीक, और उसके अलावा जो साइबेरिया जैसा क्षेत्र कनाडा में है, नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, फिनलैंड हुआ या आइसलैंड हुआ। तो जो बड़ा क्षेत्र है वो साइबेरिया का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ जो मोस्टली जो पाए जाते हैं वो कोणधारी वन पाए जाते हैं, कोणधारी। ठीक है, कोणधारी वन। ठीक है, डेसिडियस या कॉनिफेरस फॉरेस्ट इनको नाम दिया जाता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो इसमें जो मोस्टली जो वृक्ष पाए जाएंगे वो वृक्षों के अंतर्गत जो मोस्टली जो वृक्ष आएंगे चीड़, फर, लार्च, स्प्रूस। चीड़, फर, लार्च, स्प्रूस से मोस्टली वन पाए जाते हैं। अभी जो वन होते हैं, जो टैगा या जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं, इनकी जो लकड़ियाँ होती है वो मुलायम लकड़ी होती है। मुलायम लकड़ी का उपयोग कागज उद्योग में ज़्यादा किया जाता है, तो इन वनों का महत्व कागज उद्योग की दृष्टि से ज़्यादा है। और आर्थिक, चूँकि आर्थिक महत्व भी इनका बढ़ जाएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो मोस्टली जो मृदा होती है, इस क्षेत्र में मृदा पटजल, ठीक है, पटजल प्रकार की मृदा पाई जाती है। और जो शीतोष्ण टैगा क्षेत्र है इसमें बर्फोयांशक विश्व का जो सबसे जो ठंडा स्थान है वो साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। तो बर्फोयांशक सबसे ठंडा क्षेत्र है। ठीक है, विस्तार इसका उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है ही। तो इसी क्रम में जो आगे जो वनीय वायु के अंतर्गत आया था, वो वनीय वायु के अंतर्गत ये चीज़ें इसमें शामिल हो गई थी। इसके अलावा जो घास के मैदान है, घास के मैदान ये तो पहला हो गया है। ठीक, अब जो दूसरा वायु आया था वो घास के मैदान था। अब जो घास के मैदान में मोस्टली जो घास के मैदान में होता है, मोस्टली दो प्रकार के घास के मैदान आए होंगे पहले कभी। तो घास मैदान जो दूसरा वायु था वो घास मैदान है। ये घास मैदान की वार्तालाप कर रहे हैं। तो घास मैदान दो प्रकार के, एक तो होते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और जो दूसरे होते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये घास मैदान है, इनको सवाना के नाम से भी इन्हें जाना जाता है क्योंकि ज़्यादा विस्तार इनका अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। इन घास के मैदानों के बारे में आपसे चर्चा
पिछले वीडियो में किसी न किसी वीडियो में की जा चुकी होगी। लानोज, कंपोज, ग्राम चाको, सवाना, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जहाँ भी हैं वो गेहूँ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में कई वार्तालाप हो चुकी होगी, इसलिए हम आपको ये सब लिस्ट नहीं बनवा रहे हैं। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में प्रेरी, पंपास, स्टेपी, डाउन्स, बेल्ड, पुस्ताज और कैंटबरी, तो ये प्रमुख शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं और प्रमुख बायोमास के रूप में ये प्रसिद्ध और गेहूँ उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध हैं। ये इसके अलावा जो ये दूसरा हो गया, इसके अलावा जो तीसरा वायु था वो मरुस्थलीय वायु है। मरुस्थलीय वायु, मरुस्थलों में भी दो प्रकार के हैं, एक तो उष्णकटिबंधीय भी मरुस्थल है और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल भी है। तो जो विश्व के जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं, जिसमें सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है। उसके अलावा जो अरब प्रायद्वीप के मरुस्थल हैं, जिसमें रब अल खाली इम्पोर्टेंट मरुस्थल है। भारत में जो थार मरुस्थल है, यह जो विश्व के जो प्रमुख उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के जो नाम आएंगे वो इसमें प्रमुख हो जाएंगे। और इसमें जो मुख्य रूप से ऊँट, छिपकली और कीट पतंगे उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है तो उसमें झाड़ियों के रूप, वृक्षों के रूप में मोस्टली झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। अब जो शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, जैसे गोबी मरुस्थल है, शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। पैटागोनिया का पठार है, वो भी शीत मरुस्थल का उदाहरण है। भारत में लद्दाख का पठार है, वो भी शीत मरुस्थल का उदाहरण है। तो ये विश्व के जो प्रमुख या जो टकलामकान जो मरुस्थल है चीन का, ठीक है, यहाँ मोस्टली जो कंगारू, चूहा, खरगोश और मुख्य रूप से जीव जंतुओं के रूप में पाए जाते हैं। तो जो दूसरा था वो घास के मैदान का, विस्तृत व्याख्या पहले कभी हो चुकी होगी। मरुस्थलीय वनस्पति की व्याख्या भी आपसे पहले कभी हो चुकी होगी। तो इसी क्रम में मरुस्थलीय टुंड्रा वनस्पति में हिमाच्छादित क्षेत्रीय होंगे, जिसमें मुख्य रूप से मांस, लाइकेन, शैवाल और जंतुओं में रेंडियर और जो टर्न पक्षी है, कैरोलू पक्षी है, ये मुख्य रूप से जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं या टुंड्रा जो प्रदेश या टुंड्रा वायु हैं, ये मोस्टली वनस्पति और जंतुओं के रूप में ये पाए जाते हैं। और सागरीय वनस्पति में जो सागरीय वायु हैं उसमें दो प्रकार के, जो तीसरा हो गया है, चौथा जो था वो टुंड्रा वायु हो गया है। जो पांचवा है वो सागरीय वायु है। सागरीय वायु में एक तो सागर के ऊपर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, ठीक है, 500 मीटर की गहराई तक। इसको प्रकाशिक मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसी का नाम है पैलेजिक, ये पैलेजिक समुदाय है। और नीचे वाला हुआ है वो बैंथम, ये बैंथम समुदाय है। तो जो नीचे वाला समुदाय है, ऊपर वाला समुदाय है वो पैलेजिक समुदाय, जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली शैवाल, विभिन्न प्रकार के शैवाल। नीचे जो बैंथम वाला क्षेत्र है, जो नितल है, वहाँ मोस्टली विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, शार्क हुए, सार्डाइन, इस प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। तो ये सागरीय वायु हो गया। इस प्रकार से जो वायु वाला टॉपिक है, 5 प्रकार के वायु के बारे में आपसे विस्तृत व्याख्या की जा चुकी है। तो इसी क्रम में आगे जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इकोसिस्टम या जो पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या होता है, कैसे आपस में संबंध होता है, तो इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो आपको दिया जाएगा। तो ये क्रम से वीडियो आपको एनवायरनमेंट के दिए जा रहे हैं। क्रम से वीडियो दिए जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आपको नोट्स बनाना आवश्यक है। नोट्स बनाते जाइएगा, वीडियो को देखते जाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।